हेलो फ्रेंड्स, मैं रीजनिंग जीके के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे टॉप 30 साइंस क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक साथ बने रहिए। मैं गारंटी देता हूं आज आपको 100 से ज़्यादा जनरल साइंस के ऐसे फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फलों और फूलों का पीला और नारंगी रंग मुख्यतया किसके कारण होता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, अल्यूरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, फलों और फूलों का पीला और नारंगी रंग मुख्यतया क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। फ्रेंड, लवक जिन्हें प्लास्टिड भी कहा जाता है वो 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसको अवर्णी लवक कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहा जाता है जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है और इसी की वजह से पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। और जो क्रोमोप्लास्ट है दोस्तों, इसको वर्णी लवक कहा जाता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अलावा सभी वर्णी लवक पाए जाते हैं। फ्रेंड, जो ल्यूकोप्लास्ट है उसको फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है एमाइलोप्लास्ट, सेकेंड एलेयोप्लास्ट और थर्ड अल्यूरोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट होता है वो स्टार्च का स्टोरेज करता है, एलेयोप्लास्ट का काम है लिपिड को स्टोर करना और जो अल्यूरोप्लास्ट होता है उसका काम होता है प्रोटीन को स्टोर करना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसको कोशिका के भीतर कोशिका कहा जाता है? राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, गोल्जिकाई। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका के भीतर कोशिका कहा जाता है। ये पादप कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग है। साथ ही फ्रेंड, जो राइबोसोम है इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। जो गोल्जिकाई होता है ये कोशिका के अंदर स्रावित होने वाले पदार्थों के संग्रह और परिवहन में सहायता करता है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन स्टार्च का संग्रहण करता है? एमाइलोप्लास्ट, एलेयोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संग्रहण करता है। ये एक प्रकार का अवर्णी लवक है जो पादपों में ग्लूकोज के बहुलकीकरण द्वारा स्टार्च का संश्लेषण करता है तथा उसका स्टोरेज करता है, तथा जब पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब स्टार्च को वापस शर्करा में परिवर्तित कर देता है। फ्रेंड, जो एलेयोप्लास्ट है ये एक प्रकार का अवर्णी लवक है जो लिपिड का स्टोरेज करता है और हमें पता है दोस्तों लिपिड वसा और ऑयल के बने होते हैं, अर्थात एलेयोप्लास्ट ऑयल और वसा का संग्रहण करते हैं। साथ ही जो क्लोरोप्लास्ट है इसको हरित लवक कहा जाता है, ये फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। और जो क्रोमोप्लास्ट है फ्रेंड, इसके अंदर क्लोरोफिल के अलावा जितने भी वर्णी लवक होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमाइलोप्लास्ट। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, हड्डियों के जोड़ों अर्थात जॉइंट आर्टिकुलेशन तथा स्नायुबंधन लिगामेंट्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी, सिंडेस्मोलॉजी, सेरोलॉजी, माइलॉजी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, हड्डियों के जोड़ों तथा स्नायुबंधन के अध्ययन को सिंडेस्मोलॉजी कहा जाता है। साथ ही एथनोलॉजी साइंस ऑफ ह्यूमन रेस को कहा जाता है तथा स्टडी ऑफ लीवर को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ हेयर को ट्राइकोलॉजी कहा जाता है तथा खून में पाए जाने वाले एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। साथ ही मांसपेशियों के अध्ययन को माइलॉजी कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ मसल्स को माइलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है? अवरक्त किरण, एक्स किरण, गामा किरण, पराबैंगनी किरण। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, अवरक्त किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है। फ्रेंड, यहाँ दिए गए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा किरण की है, उसके बाद एक्स किरण की है, उसके बाद पराबैंगनी किरण और उसके बाद अवरक्त किरण की है। तो फ्रेंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके लिए लेमड़ा यानी तरंग दैर्ध्य का मान उतना ही कम होगा। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में सबसे कम गामा किरण की होगी, उसके बाद एक्स किरण की होगी, उसके बाद पराबैंगनी किरण की और सबसे ज़्यादा अवरक्त किरण की होगी। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसकी सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, इन दिए गए ऑप्शन में नीले प्रकाश की सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है।
फ्रेंड, जब कोई श्वेत प्रकाश या सफ़ेद प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग, जिसको हम कहते हैं बेजानी हप्पी नाला। तो फ्रेंड, इसमें क्या होता है, जब बैंगनी से लाल रंग की तरफ हम बढ़ते हैं तो लेमड़ा का मान बढ़ता है, यानी तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ता है, और लाल से बैंगनी कलर की तरफ जाते वक्त लेमड़ा का मान घटता है। अब फ्रेंड, जब ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर hc/लेमड़ा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जब लेमड़ा का मान बढ़ेगा तो E का मान घटेगा, साथ ही जब लेमड़ा का मान घटेगा तो E का मान बढ़ेगा। अर्थात दोस्तों, जब हम लाल से बैंगनी की तरफ जाएंगे तो ऊर्जा का मान हमारा बढ़ेगा। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी दोस्तों, लाल रंग की, उसके बाद हो जाएगी पीले रंग की, उसके बाद हो जाएगा हरा रंग का, और उसके बाद हो जाएगा नीले का। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा नीले प्रकाश की होगी। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? लाइसोसोम और तारककाय, अंत्यद्रव्य जालिका और राइबोसोम, गोल्जिकाय और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, अंत्यद्रव्य जालिका और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। फ्रेंड, अंत्यद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। जो खुरदरी अंत्यद्रव्य जालिका होती है उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं तथा न्यूली संश्लेषित प्रोटीन यानी जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनकी फोल्डिंग खुरदरी अंत्यद्रव्य जालिका के अंदर होती है। वहाँ से प्रोटीन को इसके थ्रू कोशिका के बाहर भेजा जाता है। अर्थात जो प्रोटीन की फोल्डिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो अंत्यद्रव्य जालिका करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, अंत्यद्रव्य जालिका और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, डॉपलर प्रभाव किस पर निर्भर नहीं करता है? स्रोत के वेग, श्रोता के वेग, स्रोत और प्रेक्षक के बीच की दूरी, उपयुक्त कोई नहीं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉपलर प्रभाव स्रोत और प्रेक्षक के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। फ्रेंड, जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच में आपेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन होता है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। इसी को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। तो फ्रेंड, डॉपलर प्रभाव की वजह से जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है F = F0 ब्रैकेट V प्लस माइनस V ऑब्जर्वर डिवाइड बाई V प्लस माइनस V सोर्स। यहाँ पर V0 का मतलब है ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, VS सोर्स की वेलोसिटी है, और जो V है वो ध्वनि का वेग है, और ये F0 मूल आवृत्ति है। तो फ्रेंड, इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पे भी हमको दूरी वाली टर्म्स नहीं दी हुई है, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पर निर्भर कर रही है, स्रोत की वेलोसिटी पर निर्भर कर रही है, ध्वनि के वेग पर निर्भर कर रहा है और मूल आवृत्ति पर निर्भर कर रही है, लेकिन श्रोता और प्रेक्षक के बीच की दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करती है। अर्थात हमारा ऑप्शन सी राइट होगा, डॉपलर प्रभाव स्रोत और प्रेक्षक के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में कूलेंट के रूप में किया जाता है? भारी जल, कैडमियम, द्रव सोडियम, ग्रेफाइट, बोरोन, यूरेनियम। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम का प्रयोग कूलेंट के रूप में किया जाता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर कोर से हीट रिमूव करता है तथा उसको इलेक्ट्रिकल जनरेटर को ट्रांसफर कर देता है। साथ ही फ्रेंड, जो भारी जल और ग्रेफाइट है इनका यूज हम मॉडरेटर के रूप में करते हैं। ये मॉडरेटर फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो करने का काम करते हैं। जो कैडमियम और बोरोन होता है इनका यूज हम कंट्रोल रोड बनाने में करते हैं। फ्रेंड, कैडमियम और बोरोन की कंट्रोल रोड को जब रिएक्टर में डाला जाता है तो जो मॉडरेटर की वजह से जो स्लो न्यूट्रॉन है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं तथा फिशन रेट यानी विखंडन की दर को घटा देते हैं, और जब कैडमियम और बोरोन की रोड को हम बाहर निकालते हैं तो फिशन रेट वापस से बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार जो यूरेनियम है दोस्तों, इसका प्रयोग हम फ्यूल रोड के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रव सोडियम का नाभिकीय रिएक्टर में कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में अनिवार्य है? कोबाल्ट, निकल, जिरकोनियम, टंगस्टन। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जिरकोनियम अनिवार्य है। फ्रेंड्स, जिरकोनियम की हीट और केमिकल कोरोजन के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधकता होती है। साथ ही ये आसानी से न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए
नाभिक के रिएक्टर में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। हर साल 90% उत्पादित जिरकोनियम का प्रयोग न्यूक्लियर इंडस्ट्री द्वारा किया जाता है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिरकोनियम। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है जर्मन सिल्वर निम्न में से किसका एक मिश्र धातु है? गोल्ड प्लस सिल्वर, कॉपर प्लस सिल्वर, कॉपर जिंक और सिल्वर, कॉपर जिंक और निकल। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकल की मिश्र धातु है। कभी कभी थोड़ी मात्रा में इसमें टिन और शीशा भी पाया जाता है। साथ ही दोस्तों ये अपनी मजबूती, कठोरता और जंग प्रतिरोधकता की वजह से जाना जाता है। इसका सिल्वर नाम इसकी सिल्वर जैसा सफ़ेद रंग होने की वजह से होता है। इसके अंदर सिल्वर नहीं पाया जाता है फ्रेंड। जो इलेक्ट्रम होता है वो गोल्ड और सिल्वर का मिश्र धातु कहलाता है फ्रेंड। इलेक्ट्रम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। इसका जो कलर है दोस्तों वो सोने की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। यदि गोल्ड की मात्रा 50% से कम है तो इलेक्ट्रम का रंग सफ़ेद होगा और इससे ऊपर बढ़ने पर इसका रंग येलो होता जाता है और 85% के ऊपर जाते जाते ये ब्राइट येलो हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों जो स्टर्लिंग सिल्वर होता है दोस्तों, जिसको 925 सिल्वर भी कहा जाता है, वो कॉपर और सिल्वर की मिश्र धातु है जिसके अंदर 7.5% कॉपर पाया जाता है और 92.5% सिल्वर पाया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सरे किसका समावेश है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी एक्सरे विद्युत चुंबकीय विकिरण का समावेश है। साथ ही फ्रेंड जो कैथोड रे होती है वो इलेक्ट्रॉन का समावेश है। जे थॉमसन ने बताया था फ्रेंड कि कैथोड रे एक प्रकार का ऋणात्मक आवेशित कण की बनी है जिसे बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया था। तो कैथोड रे दोस्तों इलेक्ट्रॉन का समावेश है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कार्बोजन है कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का मिश्रण, O2 और CO2 का मिश्रण, कार्बन का शुद्ध रूप, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बोजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। साथ ही फ्रेंड जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को वाटर गैस के नाम से जाना जाता है और कार्बन का शुद्ध रूप दोस्तों हीरा होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ओम का नियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? एसी परिपथ, चालक, अर्धचालक, उपयुक्त कोई नहीं। फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी ओम का नियम अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है क्योंकि फ्रेंड अर्धचालक एक प्रकार की नॉन लीनियर कंपोनेंट है यानी अरेखीय कंपोनेंट है, जबकि ओम का नियम केवल और केवल लीनियर कंपोनेंट यानी रेखीय कंपोनेंट के ऊपर ही लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ओम का नियम किसको परिभाषित करता है? प्रतिरोध धारा, विभव धारा और विभव दोनों। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए ओम का नियम प्रतिरोध को परिभाषित करता है। फ्रेंड ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के अक्रॉस वोल्टेज उसके अंदर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, जिसको उसने फर्दर लिखा था V = RI, जहां R एक समानुपाती कांस्टेंट है जिसका मान दोस्तों वोल्टेज और करंट ग्राफ की स्लोप के इक्वल होता है। यानी VI ग्राफ की जो स्लोप है उसका इक्वल होगा R का मान, यानी R हो जाएगा दोस्तों V/I। इसी को दोस्तों उसने प्रतिरोध कहा था। तो ओम का नियम प्रतिरोध को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में टोनिंग सॉल्यूशन के रूप में करते हैं दोस्तों। साथ ही ये धातु ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है तथा जंग या स्याही के दाग धब्बे हटाने में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड इसका उपयोग स्याही के निर्माण में, वस्त्रों की रंगाई में मॉडरेंट के रूप में भी किया जाता है। चमड़ा और लकड़ी उद्योग में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी ऑक्जेलिक एसिड का काम लिया जाता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मेलेइक एसिड, यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी सेव के अंदर मेलेइक एसिड पाया जाता है। साथ ही फ्रेंड टार्ट्रिक एसिड अंगूर, इमली इत्यादि में पाया जाता है। लाल चींटी के अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। स्तनधारियों के मूत्र, सूखी दालें, मशरूम इत्यादि में यूरिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। नींबू, ऑरेंज इत्यादि में सिट्रिक एसिड पाया जाता है और पालक, बादाम, केला, चॉकलेट, शकरकंद, चाय इत्यादि में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड।
ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका होना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से भिन्न करता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक। फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति का होना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से भिन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है एक धातु जो इंसुलिन के साथ जटिल यौगिक बनाता है? कॉपर, आयरन, जिंक, कोबाल्ट। फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, जिंक धातु इंसुलिन के साथ जटिल यौगिक बनाता है। फ्रेंड्स इंसुलिन जिंक का यूज डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में किया जाता है। कई लोगों में इसको लेके एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, चेहरे पर या होठों पर सूजन आ जाना आदि। तो फ्रेंड इसकी प्रॉपर मात्रा ना ले पाने के कारण हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाता है। फ्रेंड हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाना, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया है प्रोटॉन ट्रांसफर अभिक्रिया, आयन ट्रांसफर अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अभिक्रिया, एक विलयन में अभिक्रिया है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडॉक्स एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अभिक्रिया है। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है स्तनधारी के मूत्र में कौन सा उत्सर्जी उत्पाद है? यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, स्तनधारी के मूत्र में यूरिया उत्सर्जी उत्पाद होता है। फ्रेंड जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं हमारे शरीर में उनका बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। हमारी बॉडी नाइट्रोजन के लिए नहीं बनी है दोस्तों, नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड मेजर नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं जो हम उत्सर्जित करते हैं, जिसमें दोस्तों जो अमोनिया होती है वो यूरिया और यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और मूत्र में एंड में जो उत्सर्जी उत्पाद होता है वो यूरिया होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तनधारी के मूत्र में यूरिया उत्सर्जी उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड चूना पानी को दूधिया कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम है? थायमिन, एक्सेरोप्थोल, निकोटिनामाइड, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, बायोटीन, टेकोफेरोल। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ए का रासायनिक नाम एक्सेरोप्थोल है दोस्तों, इसको रेटिनॉल भी कहा जाता है। फ्रेंड विटामिन बी1 का नाम थायमिन है, विटामिन बी3 का नाम निकोटिनामाइड है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, विटामिन बी7 को बायोटीन कहा जाता है। फ्रेंड विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, विटामिन ई को टेकोफेरोल कहा जाता है दोस्तों। साथ ही जो विटामिन डी है उसको कैल्सीफेरोल, और विटामिन के को फाइलोक्विनोन या फाइटोमेनाडियोन के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड ये सारे नाम आपको अच्छे से याद करने हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है फोग किसका उदाहरण है? द्रव और द्रव कोलाइड, द्रव और गैस कोलाइड, ठोस गैस और द्रव कोलाइड, ठोस और ठोस कोलाइड। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, फोग द्रव और गैस कोलाइड का उदाहरण है। फ्रेंड द्रव और द्रव कोलाइड का सबसे अच्छा उदाहरण दूध है। ठोस गैस और द्रव कोलाइड का उदाहरण है दोस्तों धुआं, जिसको हम स्मोक बोलते हैं, कोहरा कहते हैं। और जो ऑप्शन डी है ठोस और ठोस कोलाइड, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों रूबी ग्लास। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रूबी ग्लास किसका कोलाइड है, तो दोस्तों ये ठोस और ठोस का कोलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स किरण और गामा किरण की स्पीड का अनुपात होगा <1, <1, 1, उनकी आवृत्ति के अनुपात पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्स किरण और गामा किरण की स्पीड का अनुपात 1 होगा। फ्रेंड किसी भी किरण की वेलोसिटी या स्पीड वो होती है v=f/λ। तो देखिए दोस्तों f का मान बढ़ता है तो लैम्बडा का मान घटता है, यानी v का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों गामा किरण की फ्रीक्वेंसी एक्स किरण से ज़्यादा है तो लैम्बडा का मान यानी तरंग दैर्ध्य का मान एक्स किरण से कम है, तो ओवरऑल इसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसी वजह से एक्स किरण और गामा किरण की चाल का अनुपात हमेशा 1 रहेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है तापमान बढ़ने के साथ किसी ऑर्गन पाइप से ध्वनि की आवृत्ति बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित, असामान्य रूप से परिवर्तित।
तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, तापमान बढ़ने के साथ किसी ऑर्गन पाइप से ध्वनि की आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। फ्रेंड जब तापमान बढ़ता है तो माध्यम की डेंसिटी यानी घनत्व का मान घटता है, जो वो घटने से क्या होता है, ध्वनि का वेग यानी स्पीड बढ़ जाती है, यानी तापमान बढ़ने के साथ ध्वनि का वेग बढ़ता है। इसी प्रकार दोस्तों जब तापमान बढ़ता है तो माध्यम की एनर्जी बढ़ती है यानी वेव की एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ने की वजह से दोस्तों जो लेमड़ा होता है यानी तरंग दैर्ध्य है उसका मान घटेगा, क्योंकि E इज इक्वल टू होता है hc अपॉन लेमड़ा। E बढ़ेगा दोस्तों तो लेमड़ा का मान भी घटेगा, तो यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ लेमड़ा का मान घटेगा। अब देखिए दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी होती है F इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू वी, जहाँ V क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ देखिए दोस्तों तापमान क्या कर रहा है, बढ़ने के साथ स्पीड को यानी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, और उसी अनुपात में दोस्तों ये तरंग दैर्ध्य को भी घटा देगा। इस वजह से क्या होगा, ओवरऑल इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा और फ्रीक्वेंसी का मान कांस्टेंट रहेगा यानी अपरिवर्तित रहेगी। अर्थात तापमान बढ़ने के साथ किसी ऑर्गन पाइप से ध्वनि की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ठोस का सीधे वाष्प में बदलना कहलाता है वेपोराइजेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ठोस का सीधे वाष्प में बदलना सब्लिमेशन यानी उदरूपातन कहलाता है। फ्रेंड कुछ पदार्थ हैं जो उदरूपातन का गुण दर्शाते हैं, वो है नेप्थेलिन, ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ, एंथ्रासीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और आर्सेनिक। तो ये भी आपको याद रखने दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं इनके एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफॉर्मर की कोर का लेमिनेशन किसे कम करने के लिए किया जाता है, मैग्नेटिक लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, कॉपर लॉस। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्मर की कोर का लेमिनेशन एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड जो मैग्नेटिक लॉस होते हैं ये एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा गया है दोस्तों, और आपको ये क्वेश्चन भी सीधे एज ए फैक्ट याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मर कोर को लेमिनेशन एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है पेट के एक्सरे परीक्षण से पहले मरीज को बेरियम लवण क्यों दिया जाता है। बेरियम लवण सफ़ेद होते हैं और ये पेट को साफ दिखाने में मदद करते हैं। बेरियम एक्स किरणों का अच्छा अवशोषक है और पेट को साफ दिखाने में मदद करता है। बेरियम लवण आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। बेरियम एक्स किरणों को पेट से गुजरने देता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, पेट के एक्सरे परीक्षण से पहले मरीज को बेरियम लवण दिया जाता है, क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का अच्छा अवशोषक होता है और पेट को साफ दिखाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है शुष्क बर्फ है सॉलिड H2O, अमोनिया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फॉस्फाइड। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। साथ ही दोस्तों जो हाइड्रोजन फॉस्फाइड है ये फॉस्फीन गैस का रासायनिक सूत्र है, जो एक प्रकार की रंगहीन ज्वलनशील जहरीली गैस है दोस्तों, जिसकी सड़े हुए लहसुन जैसी गंध होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।